अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स तो क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं, फिर भी ठीक है। पिछले क्लास में मतलब लास्ट संडे में कहाँ तक जो टॉपिक्स हुआ था पहले हम लोग वो चेक कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग वाटर रिसोर्स को लेके डिस्कशन कर रहे थे ना, जल संसाधन को लेके। पिछले क्लास में हम लोग जल संसाधन को लेके डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसी डिस्कशन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। डिस्कस सम स्ट्रैटेजीज टू कंजर्व वाटर। Discuss some strategies to conserve water. Discuss some strategies to conserve water. Now let us see what strategies we can use to conserve water. जल संसाधन का संरक्षण को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज या क्या क्या व्यवस्था पर नज़र डालेंगे। पहले तो ये कि जल का जो वेस्टेज, जल का जो अपचय, उसको रोकना होगा। तो किसी भी तरह से, किसी भी हार में कोई भी उपाय से जल का वेस्टेज हमको रोकना होगा। जैसे देखिएगा, हम लोग का डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे बहुत सारा पानी का वेस्टेज होता है। जैसे जब हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, नल को खुला छोड़ के ब्रश करते हैं। फिर जब कोई शेविंग करता है, नल को खुला छोड़ के शेविंग करता है। तो ये सब हैबिट्स को चेंज करना है। नंबर 1 मतलब वाटर वेस्टेज को संपूर्ण तरीक़ा से रोकना है। दूसरा, टू इम्प्रूव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जल का जो बंटन व्यवस्था, उस व्यवस्था पर सुधार लाना होगा। क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि कुछ जगह में पानी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पहुंचता है, और कुछ जगह में जितना ज़रूरत है उससे कम पानी पहुंचता है। तो इसका कारण यही है कि बंटन व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इस बंटन व्यवस्था को हम लोगों को डेवलप करना है, इस बंटन व्यवस्था में उन्नति लाना है। 3 नंबर हम लोग देखेंगे, जल का जो प्रदूषण, उस प्रदूषण को हमको नियंत्रित करना है, और उस प्रदूषण को रोकने का भी उपाय, रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगेगा उसका ऊपर भी विचार करना चाहिए। तो 3 नंबर स्ट्रैटेजी हम लोग यही सोचेंगे कि जल का जो दूषण, उस प्रदूषण को नियंत्रण करना, और अगर संभव हो तो रोकना। क्योंकि जल का प्रदूषण संपूर्ण तरीक़ा से रोकना बहुत कठिन है, क्योंकि तब सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ से ही दूषित पानी आके हमारे जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, जो समुंदर हैं, उनको प्रदूषित करते हैं। लेकिन वो उपाय भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ चलना है। इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेगा तो मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, फिर काम ठीक से नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर सोचना होगा कि इंडस्ट्रीज़ से जो पानी बाहर आएगा, जो इफ्लुएंट बाहर आएगा, उस पानी से जो दूषण, जल का जो प्रदूषण, उस प्रदूषण को हमको ज़रूर नियंत्रित करना है। इसका बाद का जो स्ट्रैटेजी है वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये समझना है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या। अब देखिए, शहरी इलाकों में हमारे पास ऐसे बड़े बड़े घर हैं जिनका बहुत बड़ा छत है। तो अगर आप सोचेंगे कि जब बरसात होता है छत का ऊपर, तो छत से पाइप के द्वारा बहुत सा पानी बह के चल जाता है, ड्रेन में पड़ता है, और वो पानी बर्बाद होता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि छत को सफ़ा रखें, और जो पानी छत से पाइप के द्वारा बहकर चल जा रहा है, नष्ट हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उस पानी को हम लोग ज़मीन का नीचे जैसे कुआं में डाल दें, या फिर एक बहुत बड़ा टैंक बनाए, उस टैंक में उस पानी को पकड़ के रखें। तो यही है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक हार्वेस्टिंग मतलब संरक्षण करना, हार्वेस्टिंग मतलब संरक्षण करना।
तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से हमारे जो शहरी इलाका है उन इलाकों में जो छतें हैं, उस छत का ऊपर जो पानी गिरता है उस पानी को हम लोग पाइप के द्वारा बहने नहीं देंगे, वेस्ट होने नहीं देंगे। उस पानी को हम लोग पाइप के द्वारा या तो कुआं में गिराएंगे या फिर ज़मीन का अंदर में उसको पानी को जाने का रास्ता बना देंगे या फिर एक बहुत बड़ा टैंक निर्माण करके उसमें हम लोग पानी को स्टोर करेंगे। तो इससे सुविधा यह है कि अगर हम लोग पानी को कुआं में फेंक दें या फिर ज़मीन का नीचे लेके चल जाएं तो ज़मीन का निचली भाग में जो पानी है वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है ना। तो अगर हम लोग बारिश का पानी को ऐसे ज़मीन का नीचे भेज दें तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पॉसिबल होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब ज़मीन का निचली भाग में जो पानी है उस पानी का स्तर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी देना। इसका बाद हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग प्रदूषण रोकना ये सब के बारे में सोचते हैं, सिर्फ मुंह में बोलने से काम नहीं होगा। इसके लिए दरकार है कानून। तो पानी को लेके, पानी का संरक्षण, पानी का प्रदूषण, इसको रोकने के लिए भी हमारे देश में कानून है। तो वो कानून का नाम हम लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो अगर ये जो कानून है, इस कानून का उद्देश्य यही है कि हम लोग जल का प्रदूषण को नियंत्रित करें, क्योंकि अगर कानूनी व्यवस्था नहीं रहेगा तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का काम है अपना मुनाफा देखना, अपना फ़ायदा देखना। लेकिन कानून के द्वारा हम उनका ऊपर एक नियंत्रण कर सकेंगे। तो जल का प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे पास जो कानून है वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसका अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रैटेजी हमको लेना है वो है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। मतलब जैसे फॉरेस्ट को लेके, वन संपत्ति को लेके हम कहे थे, वैसे ही कहेंगे जल संपत्ति को लेके या फिर जल संसाधन को लेके, कि जल संसाधन के बारे में सबको जानकार बनना है। ये जानकारी सब में फैलना है कि जल क्या है, जल का महत्व क्या है, क्यों आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में मीठा पानी का इतना अभाव है। तो पानी संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या उपाय ले सकते हैं। तो इसको लेके जो अवेयरनेस, इसको लेके जो जानकारी, इस जानकारी सब में बांटना है। तो ये हो गया हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज़। तो हम स्ट्रैटेजीज़ एक बार फिर से दोहराते हैं, तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। पहला स्ट्रैटेजी, पानी का जो वेस्टेज उसको रोकना है। दूसरा स्ट्रैटेजी, पानी का जो वंटन व्यवस्था, उस वंटन व्यवस्था में सुधार लाना है। तीसरा स्ट्रैटेजी, जल का प्रदूषण को नियंत्रित करना है और अगर हो सके तो रोकना है। जल का प्रदूषण को नियंत्रित करना है और हो सके तो रोकना है। चौथा स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके अंतर में हम लोग बोले थे कि घर का छत में जो पानी गिरता है उस पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे और उसी पानी को हम लोग कुआं में डालेंगे या फिर ज़मीन का नीचे ले जाएंगे या फिर एक बड़ा सा टैंक निर्माण करके पानी को हम लोग वहाँ स्टोर करेंगे। इसका अलावा कोई भी संरक्षण प्रक्रिया में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है सब में जानकारी फैलाना, सबको जानकारी देना। तो पानी के बारे में हम लोग को सब में जानकारी बांटना है और सब में जानकारी देना है। इस टॉपिक का बाद हम लोग एक पानी को लेके ही एक नया टॉपिक को आलोचना करेंगे, वो है बिग डैम्स। That is big dam. So please write down a question. Discuss the
डिस्कस द advantages and disadvantages. Discuss the advantages and disadvantages of big dams. Discuss the advantages and disadvantages of big dams. ओके मतलब बड़े बड़े जो डैम्स हम लोग बनाते हैं पानी को नदियों के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ माइथन है जो हम लोग दामोदर नदी के ऊपर निर्माण किए हैं। तो ये जो बांध, बड़ा बड़ा जो बांध हम लोग निर्माण करते हैं, इस निर्माण से कुछ सुविधा मिलता है और कुछ असुविधा मिलता है। तो हमारा डिस्कशन यही रहेगा कि ये जो बड़ा बांध है, इन बड़े बांधों से हमको क्या सुविधा मिलता है और हमारे क्या असुविधा होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सुविधा क्या होता है। तो अगर हम लोग पहला सुविधा को देखेंगे कि जब भी हम लोग एक नदी का ऊपर बांध निर्माण करते हैं, बड़ा बांध, छोटा बांध नहीं, एक बड़ा बांध जैसे माइथन, दुर्गापुर बैरेज एट्सेट्रा, जब भी नदी का ऊपर हम लोग बड़ा बांध निर्माण करते हैं तो उसके द्वारा हम लोग बाढ़ और सूखा दोनों को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो एक बड़ा बांध नदी के ऊपर निर्माण करने से सूखा और बाढ़ दोनों को हम लोग नियंत्रण करेंगे। कैसे? जब बरसात में सोचिए कि बहुत ज़्यादा पानी नदी के ऊपर से बह के चल जा रहा है, उस ज़्यादा पानी से ही तो बाढ़ आता है। तो अगर हमारे पास बांध रहेंगे तो उस बांध को काम में लगा के हम लोग एक्सेस पानी को नदी का पीछे स्टोर करके रख पाएंगे। जैसे माइथन में है जिसमें हम लोग बोटिंग करते हैं, जो रिजर्वायर है उसमें बहुत पानी एक साथ में स्टोर करके रखा जाता है। तो जब बरसात में ज़्यादा पानी जाएगा उस पानी को हम लोग स्टोर करेंगे, और जब गर्मी का मौसम आएगा, सूखा का मौसम आएगा, तब वो स्टोर किया हुआ पानी को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे ताकि सब कोई उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी के चलते हम लोग बाढ़ में और सूखा में दोनों को नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये बांध निर्माण के दौरान बड़े बांध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर पावर जनरेशन भी संभव होता है। अगर आप लोग माइथन में ज़रूर देखे होंगे कि बहुत ऊपर से पानी नीचे गिरता है, और जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है उस पानी में बहुत सारी ऊर्जा रहता है। तो उसी ऊर्जा को काम में लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर प्रोडक्शन करते हैं। तो बड़ा बांध से ये भी एक एडवांटेज है कि वी कैन प्रोड्यूस पावर, हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे, ये जो पानी हम लोग बांध का पीछे स्टोर करते हैं, उस पानी को हम लोग खेती का काम में लगा पाएंगे, पर्टिकुलरली इरिगेशन का काम में। बरसात के, अब हिंदुस्तान में तो बरसात पूरा साल नहीं होता है, 2-3 महीना होता है। कहीं जगह ज़्यादा होता है, कहीं जगह कम होता है। हर साल बरसात का क्वांटिटी भी ठीक नहीं रहता है, कुछ साल ज़्यादा बारिश, कुछ साल एकदम सूखा जाता है। तो अगर हमारे पास ये पानी स्टोर किया हुआ रहेगा तो इसी पानी से हम लोग खेती में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसको इरिगेशन के काम में लगा पाएंगे। इसका अलावा अगर हम लोग सोचेंगे कि ये जो पानी, जैसे माइथन का पीछे में जो पानी है, इसी पानी को परिशोधन करके हम लोग शहरी इलाकों में, गांव में इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसको बंटन कर पाएंगे, क्योंकि इसी पानी को हम लोग पी सकते हैं। कॉरपोरेशन जो हम लोग को पानी देता है वो वही पानी है, दामोदर का पानी। तो वो पानी को परिशोधन करके उसको शुद्ध बना के उसी पानी को हम लोग पीने के काम में शहरी इलाका में, गाँव में उसका बंटन कर सकते हैं। इसका अलावा हम लोग सोचेंगे कि जो बांध है, बड़े बड़े बांध, वहाँ बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अगर आप सोचेंगे कि वहाँ इंजीनियर्स हैं, वहाँ क्लर्क्स हैं, क्लरिकल ग्रेड में काम करते हैं ऑफिसों में, फिर वहाँ श्रमिक हैं जो वहाँ अपना श्रम निवेदन करते हैं। तो इसी के दौरान जब भी कोई बड़ा बांध निर्माण होता है तो उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट या फिर रोज़गार भी जनरेट होता है। इसका अलावा और जो एडवांटेज है, जैसे सोचिए कि बांध का पीछे, माइथन का पीछे जो बहुत बड़ा तालाब है जिसमें हम लोग दामोदर का पानी को स्टोर करके रखते हैं,
उसी तालाब में मछली का चाष भी हो सकता है। वी कैन कैरी आउट पिसिकल्चर देयर, वी कैन ग्रो फिशेस। तो वह हम लोग मछली का उत्पादन भी कर सकते हैं, हाँ, कमर्शियल तरीके से। और एक बात, जो बड़े बांधों का चारों ओर आहिस्ता आहिस्ता जम उठता है, वो है टूरिज़्म। जैसे आप लोग देखते हैं कि माइथन में अगर आप लोग जाएंगे कि तो बहुत सारे दुकानें हैं, वहाँ बोटिंग होता है। विंटर का सीज़न में हम लोग सब माइथन में पिकनिक करने जाते हैं, तो इसके दौरान वहाँ कुछ रोज़गार होता है। तो टूरिज़्म भी बड़े बड़े बांधों के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये हो गया कुछ एडवांटेजेस। तो हम एक बार एडवांटेजेस फिर से दोहराते हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। पहला एडवांटेज ये है कि बड़े बांधों के दौरान हम लोग बाढ़ और सूखा दोनों को नियंत्रित कर पाते हैं। दूसरा हम लोग देखें कि बड़े बांधों के दौरान हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। तीसरा, जो पानी हम लोग बांध का पीछे में स्टोर करते हैं, उसी पानी से हम लोग खेती का काम कर सकते हैं। उसी पानी को हम लोग परिशोधन करके उसका वंटन शहरी इलाकों में, गाँव के इलाकों में कर सकते हैं पीने के पानी के दौरान। इसका अलावा हम लोग देखें कि बांध निर्माण के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रोज़गार मिलता है लोगों को। और हम लोग यही देखें कि उसी इलाकों में हम लोग फिशरी कर सकते हैं, पिसिकल्चर। हम लिख दे रहे हैं टर्म पिसिकल्चर, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। पिसिकल्चर, PISCICULTURE, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब मछली का चाष, पिसिकल्चर मतलब मछली का चाष। तो टीसी नहीं, पीसी, देखो हम लिख दिए हैं, टीसी नहीं, पीसी, PISCI। तो पिसिकल्चर के दौरान हम लोग वहाँ से कुछ उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वहाँ से भी कुछ रोज़गार हो सकता है। आप लोग देखे होंगे ज़रूर, माइथन में बहुत सारे मछलियाँ पकड़े जाते हैं। जैसे दुर्गापुर का बराज में, दुर्गापुर में भी जो बराज है, वहाँ भी देखिएगा कि जब भी पानी छोड़ते हैं सब जाल लेके वहाँ बैठा रहता है ताकि मछली पकड़ सके। तो ये भी एक रोज़गार का बंदोबस्त हो सकता है। और इसका अलावा एक बड़ा बांध टूरिज़्म स्पॉट के हिसाब से वो भी बढ़ उठता है, जैसे माइथन हो चुका है। लेकिन इतना सुविधा होने का बावजूद एक बड़ा बांध से बहुत सारे असुविधा भी उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग अगर ये देखें, जब हम लोग असुविधा को लेकर आलोचना करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जितना सुविधा है उससे ज़्यादा असुविधा है। और एक बड़ा बांध निर्माण पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो वो जो हानिकारक भाग है बांध का, अब हम लोग उसी को लेकर आलोचना करेंगे। तो पहले हम लोग आलोचना किए थे एडवांटेज, सुविधाएं, अब हम लोग आलोचना करेंगे असुविधाएं, मतलब डिसएडवांटेज। तो पहला असुविधा जो हम लोग आलोचना करेंगे वो है कि बांध निर्माण के दौरान, कि जब सोचिए कि बांध का निर्माण प्रक्रिया चल रहा है, तो ये जो बांध का पीछे जो रिजर्वायर है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब अरण्य इलाका होता है, वन का इलाका होते हैं। तो वहाँ सारे वनों को विनष्ट किया जाता है, जिसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो बांध निर्माण का पहला काम ही है कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान वहाँ जितना पेड़ पौधे हैं पहले उनको काटना पड़ता है। उसका बाद फिर से लगाएंगे वो अलग बात है, लेकिन पहले ही पेड़ पौधों को हम लोग उत्पाटन करते हैं, उसको काट देते हैं। तो अगर हम लोग वन भूमि को बांध निर्माण के दौरान विनष्ट करेंगे, मतलब बांध निर्माण पर्यावरण के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि वन में बायोडाइवर्सिटी का एक वन का साथ बायोडाइवर्सिटी या फिर जीव वैचित्र का एक संपर्क है। तो वन नहीं रहेंगे तो जीव वैचित्र भी नहीं रहेंगे। तो बांध निर्माण के दौरान जैसे वन भी नष्ट होते हैं, उसी के साथ जीव वैचित्र भी विनष्ट होता है। इसका अलावा जैसे हम पहले बोले थे कि बांध के निर्माण हमको बाढ़ और सूखा, फ्लड एंड ड्रॉट, दोनों को नियंत्रण करने में मदद करता है। हाँ, ये सही है कि नियंत्रण करने में मदद करता है, लेकिन रोकने में नहीं। तो हम फिर भी देखेंगे कि हिंदुस्तान में तो, हमारे देश में इतनी सारी बांध हैं, बहुत बड़े बड़े बांध हैं, जैसे माइथन है, DVC है,
उसका बाद भाखड़ा नंगल है, नर्मदा में बड़े बड़े बांध है, गोदावरी में बड़े बड़े बांध है, लेकिन फिर भी हम लोग बाढ़ को रोक नहीं पाए, हम लोग फ्लड्स को रोक नहीं पाए, हम लोग सूखा को रोक नहीं पाए। तो मतलब इतना जो हम लोग पैसा बांध में डालते हैं, जितना हमको बांध से आउटपुट मिलना चाहिए उतना आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बांधों से, कि जितना हम लोग का आउटपुट मिलना चाहिए, जितना काम बांध से मिलना चाहिए उतना काम नहीं मिलता है। हाँ, मिलता है, थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है, ज़रूर होता है, लेकिन जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बांध से कि इतना निर्माण होगा, इतना 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना लोग वहाँ काम करते हैं, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है एक बांध से, लेकिन उतना भी काम नहीं होता है। इसका अलावा जब भी हम एक बड़ा नदी में बांध निर्माण करते हैं, नदी का जो गति प्रवाह, उस गति प्रवाह में एक रोक लग जाता है। तो उस गति प्रवाह में रोक लगने के कारण नदी का जो वास्तुतंत्र है, वो वास्तुतंत्र पे एक खराब प्रभाव आहिस्ता आहिस्ता गिरता है। जैसे आप लोग अगर सोचिएगा कि जो मछलियाँ हैं नदियों में, जो कीड़े हैं, दूसरा जानवर हैं, वो नदी का एक भाग से दूसरा भाग अगर जाना चाहेंगे भी तो उस बांध का दौरान वो बाधा प्राप्त होंगे। तो अगर वो बाधा प्राप्त होंगे तो वो नदी का एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाएंगे, तो वो फिर उनका जो लाइफस्टाइल्स है, हाँ, उनका जो मतलब ब्रीडिंग एक्टिविटी है, एग लेइंग एक्टिविटी है, अंडा देने का प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया में एक खराब प्रभाव गिरता है। तो इसी के दौरान समस्या यही होती है कि आहिस्ता आहिस्ता नदी के वास्तुतंत्र का ऊपर एक बैड इफेक्ट, एक एडवर्स इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता गिरता जाता है। और इसका अलावा एक समस्या और है कि जब बांध निर्माण प्रक्रिया चल रहा है, वहाँ का जो लोकल्स हैं, जो लोग वहाँ रहते थे, उनको काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि उनको डिस्प्लेस किया जाता है। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा दिया जाता है, क्योंकि उतनी बड़ी बांध निर्माण होगा, वो लोग को तो अपना घर देना पड़ेगा, अपना ज़मीन देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों से उनका घर ज़मीन ले लेंगे तो एक प्रश्न ज़रूर उठेगा, तो फिर से आप उसका घर कैसे बैठाएंगे, बसाएंगे। तो जिनको हम लोग डिस्प्लेस करते हैं, जिनका घर ज़मीन हम उजाड़ते हैं, उनको अगर हम लोग फिर से उनका घर हम लोग फिर से नहीं बसाएंगे, उनका ज़मीन का हिस्सा अगर हम लोग उन्हें फिर से नहीं देंगे, तो उससे एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या खड़ी होता है। इट गिव्स राइज टू ए सोशल अपराइजिंग, एक सामाजिक समस्या खड़ी होता है। आप ही सोचिए, अगर आपका घर आपसे कोई ले लेता है बांध निर्माण के कारण, फिर जितना आपका घर का वैल्यू था, आपका प्रॉपर्टी का जो दाम था, उस प्रॉपर्टी का घर आपको नहीं मिलता है, उस वैल्यू का ज़मीन आपको नहीं मिलता है, तो आपका अंदर एक क्षोभ, एक राग सृष्टि होगा, आप गुस्से में आएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है हिंदुस्तान में कि हम बांध निर्माण के दौरान उनको डिस्प्लेस किए हैं, उनका घर, उनका ज़मीन उनसे ले लिए हैं, लेकिन उनका पुनर्वासन प्रक्रिया हम लोग ठीक से उसको अंजाम नहीं दे पाए हैं। तो इसी के दौरान बहुत सारे सामाजिक समस्याएं, दुर्घटनाएं, फिर सोचिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये सब आते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी बांधों को निर्माण का लेके एक बहुत बड़ा समस्या है। इसका अलावा अगर हम एक और समस्या देखेंगे कि जब भी बांध निर्माण होता है तो नदी का जो अंदर और फिर वहाँ के चारों ओर का ज़मीन का ऊपर बहुत सारे मशीनें चलते हैं। नदी वक्ष में चारों ओर वहाँ का मिट्टी, वहाँ का पत्थर एकदम ऊपर नीच हो जाता है, क्योंकि इतने सारे मशीनें चलते हैं। तो इसके दौरान भूकंप हो सकते हैं, इसके दौरान भूकंप हो सकते हैं, मतलब बांध निर्माण के दौरान और बांध निर्माण के बाद भी भूकंप, भूचाल आ सकते हैं। तो इसी को विज्ञान के भाषा में हम लोग कहते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी। आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, रिजर्वायर इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी। रिजर्वायर इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी मतलब बांध निर्माण के दौरान या फिर बांध निर्माण के बाद जो भूकंप आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर
इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी। एग्जाम में जब आंसर्स लिखेंगे तो ये सब शब्द जो हम बोल रहे हैं इसको आंसर्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे ज़्यादा मार्क्स मिलता है। जो आपका कॉपी चेक करेंगे जो एग्जामिनर, उसको मालूम चलेगा कि आपका पास नॉलेज है। तो ये सब शब्द जरूर यूज़ कीजिएगा। हिंदी में आंसर लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका बीच बीच में ये सब साइंटिफिक टर्म्स थोड़ा बहुत इस्तेमाल कीजिएगा। उसी के कारण हम ये शब्द आपको बोल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये हो गया बांधों को लेकर समस्या। तो हम एक बार समस्याओं को फिर से दोहराते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला समस्या था डिफॉरेस्टेशन का। तो जब भी हम लोग बांध निर्माण करते हैं, फॉरेस्टेड लैंड्स को हम लोग विनष्ट करते हैं, और अगर वन भूमि विनष्ट होंगे तो उसका साथ वहाँ में जो अवस्थानकारी जीव वैचित्र है वो भी विनष्ट हो जाएंगे। दूसरा बात यही हुआ कि हम लोग बांध से पूरी तरीकों से बाढ़ को, फ्लड्स को और सूखा को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। तीसरा हम लोग देखे हैं कि नदी का गति प्रवाह में एक बदलाव आ जाता है। चौथा, नदी में जो अवस्थानकारी प्राणियां हैं उन प्राणियों अपनी जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाते हैं। इनके कारण उनका जीवन शैली में एक खराब परिवर्तन आता है, जैसे उनका अंडा देने का स्थान में परिवर्तन हो जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह भाग नहीं पाते हैं, तो उनके दौरान आहिस्ता आहिस्ता उसका जीवन शैली में एक खराब परिवर्तन आता है, और जिसका प्रभाव अल्टीमेटली नदी का जो वास्तुतंत्र है उस वास्तुतंत्र में खराब तरीक़ा से अवश्य पड़ता है। और इसका बाद जो बहुत बड़ा समस्या हम लोग देखे हैं कि पुनर्वासन का जो समस्या है, लोगों से हम उनका घर ज़मीन ले लेते हैं बांध निर्माण के दौरान, लेकिन उसको फिर से पुनर्वासन नहीं कर पाते हैं। तो इसी को लेकर एक सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, ये सब इनका उद्भव होता है। तो ये था। और इसका अलावा हम लोग देखे थे कि रिजर्वायर इंड्यूस साइज्मिसिटी, मतलब बांध निर्माण के दौरान और बांध निर्माण के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे मशीनें उस ज़मीन का ऊपर चलता है, ज़मीन एकदम ऊपर नीच होता है, पत्थर, ज़मीन, मिट्टी एकदम हम लोग काट देते हैं, बहुत भारी मशीनें उनका ऊपर चलाते हैं, तो ज़मीन का जो संतुलन वो बिगड़ जाता है। और जब भी हम लोग निर्माण प्रक्रिया के दौरान ज़मीन का संतुलन को बिगाड़ देंगे तो उस ज़मीन में भूकंप हो सकता है। तो बांध निर्माण के दौरान क्योंकि ये भूकंप होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, रिजर्वायर इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी। ठीक है, तो इसी का साथ हम लोग का आपका पानी का जो संसाधन था उस संसाधन को लेकर डिस्कशन ख़त्म हुआ। अच्छा, अगर किसी को कोई डाउट्स है, अच्छा एक बात हम बोल देते हैं, आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, वो यूट्यूब चैनल का हम नाम लिख दे रहे हैं, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपका जो क्लास होता है उस क्लास को हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग करके हम उसको अपना यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं। तो अगर आप सिर्फ डेट याद रखिएगा कि कौन डेट में आपका क्लास हुआ था और मेरा चैनल में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उस डेट से आप लोग आपका यही क्लास को, लेक्चर को फिर से सुन पाएंगे। अपना समय का हिसाब से आप लोग सुन लीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, और गूगल मीट में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घुस भी नहीं पाते हैं एक मीटिंग में। तो इसी के दौरान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना क्लास को रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल देते हैं। तो हम चैनल का नाम लिख देते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस दिन आपका क्लास था, जैसे आज आपका क्लास है, आज का डेट है 24 जनवरी, 24 जनवरी का जो वीडियो अपलोड है उस वीडियो का आप लोग सुन लीजिएगा, और वीडियो में क्लिक कीजिएगा, हम वीडियो को डिस्क्राइब कर देते हैं कि कौन कौन टॉपिक्स पढ़ाया गया था, तो उससे आप लोग समझ पाएंगे। अच्छा, मेरा चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट बाय सायंतन दत्ता। ठीक है, इस चैनल को आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, हम इसका लिंक भी आपको दे देते हैं पहले। हाँ, हम इसका लिंक आपको शेयर कर देते हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं अभी, तो फिर सुविधा होगा आपको। हाँ, देखिए यही है चैनल का लिंक। ठीक है,
यही है चैनल का लिंक। इसके दौरान आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का लेक्चर आप लोग फिर से सुन पाएंगे। सिर्फ याद रखिएगा कि कौन डेट में आपका क्लास हो। आपका हर संडे क्लास होता है, तो उसी का हिसाब से संडे का जो डेट है उस डेट का आप लोग वीडियोस देख लेंगे। हाँ, और अच्छा से सुन भी पाएंगे, बार बार दोहरा पाएंगे। जो क्वेश्चंस मिस हो गया, जो नोट्स मिस हो गया, उसको फिर से ले पाएंगे। बार बार दोस्तों को फ़ोन नहीं करना होगा। हाँ, ठीक है, ओके। इसका बाद हम लोग जो टॉपिक में जाएंगे वो है मिनरल रिसोर्स। वो है मिनरल रिसोर्स। तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख लीजिए, मिनरल रिसोर्स मतलब खनिज संसाधन। मिनरल रिसोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में खनिज संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग खनिज पदार्थ किसे कहते हैं वो थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो आप लोग पहले एक सवाल लिखिए, व्हाट आर मिनरल्स? व्हाट आर मिनरल्स? उसी का साथ लिखिए डिस्कस द uses of minerals. डिस्कस द यूजेस ऑफ मिनरल्स। हम सवाल को एक बार फिर से दोहराते हैं। व्हाट आर मिनरल्स? डिस्कस द यूजेस ऑफ मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ किसे कहते हैं और उनका व्यवहार को लेके आलोचना कीजिए। तो हम क्वेश्चंस इसीलिए इंग्लिश में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब एग्जामिनेशन होगा आप उत्तर तो हिंदी में ज़रूर लिख पाएंगे, लेकिन सवाल हो सकता है कि हिंदी में नहीं हो। तो अगर सवाल हिंदी में नहीं हो तब आप लोग इंग्लिश में अगर सवाल नहीं समझ पाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम तो हर जगह प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। मेरा ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहता है उस दिन, तो इसीलिए हम सवाल इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश में लिखिए, उसका साइड में हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। हाँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हाँ, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और फिर उत्तर जितना हो सके हम हिंदी में बोल रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्या कीजिएगा। अच्छा, तो पहले हम लोग व्हाट आर मिनरल्स, ये इसका सवाल मतलब खनिज पदार्थ क्या है उसको लेके हम लोग थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। अब देखिए, कोई भी खनिज पदार्थ ये एक प्राकृतिक संसाधन है। इसको हम लोग निर्माण नहीं करते हैं, ये एक प्राकृतिक संसाधन है और ये एक कठिन वस्तु है। ये एक सॉलिड है। सॉलिड मतलब ये एक कठिन वस्तु है। तो हो सकता है कि ये प्राकृतिक पदार्थ जो एक कठिन वस्तु है ये कोई जीवज वस्तु से तैयार हो या फिर कोई निर्जीव वस्तु से तैयार हो, लेकिन इसका अपना खुद कुछ भौत और कुछ रासायनिक चरित्र होता है। ठीक है, हम फिर से दोहराते हैं कि खनिज पदार्थ एक प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति में निर्मित होता है, ये एक कठिन पदार्थ है। तीसरा, इसका निर्माण प्रक्रिया में व इसका अंदर कोई जीवित वस्तुओं के अंश हो सकते हैं या फिर कुछ निर्जीव वस्तुओं के अंश हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, ये जीवित वस्तुओं से तैयार हो या फिर निर्जीव वस्तुओं से तैयार हो, लेकिन इसका खुद का एक भौत रासायनिक चरित्र है। मतलब इट इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इट इज़ सॉलिड को इसीलिए हम लोग कठिन वस्तु बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ये कोई जीवित वस्तु से निर्मित हो सकता है। इनऑर्गेनिक मतलब ये कोई निर्जीव वस्तु से निर्मित हो सकता है। और इसका खुद का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल मतलब भौत, केमिकल मतलब रासायनिक और प्रॉपर्टीज़ मतलब चरित्र। तो ये है आपका खनिज पदार्थ का संज्ञा या फिर डेफिनेशन। तो हमारे चारों ओर अगर हम लोग देखेंगे, हमारे जो अर्थव्यवस्था, हमारे देश का जो उन्नति का साधन, ये खनिज पदार्थों का ऊपर निर्भरशील है। और बहुत सारे खनिज पदार्थों को हम लोग यूज़ करते हैं, उनका व्यवहार करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, हमारे डे टू डे लाइफ में भी उनको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। हाँ, खनिज पदार्थों को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, उनको प्यूरिफाई करके जो मेटल्स हमको मिलता है उस मेटल को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे सोचिए कि
हेमाटाइट से हमको लोहा मिलता है। जैसे सोचिए कि बॉक्साइट से हमको एल्यूमिनियम मिलता है। ऐसे ही तरह तरह की आपका खनिज पदार्थों हैं जिनसे हम लोग मेटल्स मिलता है। जैसे सोचिए क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, डोलोमाइट, कैल्साइट, लैटराइट, ऐसे तरह तरह की मतलब आपका ओर्स हैं जिसको हम लोग आकोरिक कहते हैं, और उससे हम लोग मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब बात यह है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश का उन्नति के लिए, देश का अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिए इस खनिज पदार्थों से जो मेटल्स मिलता है उनका हम लोग किन किन जगहों में इस्तेमाल करते हैं, इसको लेके हम लोग थोड़ा आलोचना को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले अगर आप लोग सोचेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री का निर्माण में, कोई भी मशीन का, यंत्र का निर्माण में आपको मेटल्स या फिर खनिज पदार्थ ज़रूर लगेगा। हाँ, यंत्र लोहा का अलावा निर्माण नहीं होगा। कोई भी इंडस्ट्री आप सोचेगा तो उसमें मेटल्स लगेगा ही। तो देश में मेटल्स इंडस्ट्री निर्माण में सहायता करते हैं। देश में ये जो खनिज पदार्थ हैं ये मशीन्स के निर्माणों में सहायता करते हैं। इसका बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है कोयला, दैट इज़ कोल। और इस कोयले को हम लोग पावर प्रोडक्शन में काम लगाते हैं। आप लोग ज़रूर नाम सुने होंगे NTPC का। हम नाम लिख रहे हैं, आप थोड़ा नाम को नोट कर सकते हैं। NTPC, NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये जो संस्था है ये एक केंद्रीय सरकार की संस्था है, और यही संस्था पूरे हिंदुस्तान में आपका सबसे ज़्यादा परिमाण में यही पावर उत्पादन करते हैं। दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो सवाल यह है कि NTPC कैसे विद्युत या फिर पावर को उत्पादन करते हैं। वो ये पावर को उत्पादन करते हैं कोयला को काम में लगा के। दे डू इट यूजिंग कोल। तो कोयला को वो लोग जलाते हैं, उनसे जो ताप निकलता है उसी ताप से वो लोग पानी को बॉयल करके पानी को वाष्प में रूपांतरित करते हैं, वाटर वेपर में, और उस वाटर वेपर या फिर वाष्प का रूप में जो पानी है उस पानी से टरबाइन को घुमाते हैं। तो जब भी टरबाइन घूमेगा वहाँ से पावर जनरेशन होगा। तो मतलब मिनरल्स से हम लोग पावर जनरेट करते हैं। तीसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्माण प्रक्रिया, वो घर हो, कोई कॉलोनी हो, कुछ भी निर्माण प्रक्रिया में हमको मेटल्स या फिर मेटालिक सब्सटेंसेस को, मतलब खनिज पदार्थ को हमको काम में लेना है, नहीं तो हमारा निर्माण प्रक्रिया संभव नहीं है। और अगर आप लोग राष्ट्र की रक्षा के बारे में सोचेंगे, डिफेंस जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक देश की रक्षा के लिए, उस NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आपका सबसे बड़ी संस्था है पावर जनरेशन के लिए, और वो लोग पावर जनरेट करते हैं कोयला को काम में लगा के। तो कोयला एक आपका खनिज पदार्थ है। तो मतलब खनिज पदार्थों से हम लोग सिर्फ निर्माण नहीं करते हैं, उससे हम लोग पावर भी जनरेट करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर लिखिएगा जब आंसर लिखेंगे। हाँ, और जो जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि राष्ट्र की सुरक्षा, डिफेंस। तो अगर आप लोग डिफेंस में देखेंगे तो कोई भी शस्त्र, वो बंदूक हो, गोली हो, टैंक हो, मिसाइल्स हो, कोई भी शस्त्र, वो शस्त्र मेटल्स का अलावा उसका निर्माण संभव नहीं है। तो डिफेंस एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे मेटालिक सब्सटेंसेस मतलब खनिज पदार्थों की इस्तेमाल होता है, ये सब शस्त्र निर्माण के लिए। इसका बाद अगर आप लोग देश का ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के बारे में सोचेंगे, जिसको हम लोग लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक्स। तो ट्रांसपोर्टेशन या फिर यातायात किससे होता है? गाड़ियों से। तो ये जो गाड़ियाँ, कार्स, ट्रक, स्कूटर, साइकिल, जो भी आप सोचेंगे उसमें ज़रूर खनिज पदार्थ रहेंगे। लोहा, एल्युमिनियम, निकेल, ये सभी से तो ये सब व्हीकल्स, ये सब गाड़ियाँ, ये सब स्कूटर, बाइक, साइकिल, ये सब निर्मित होता है। तो मतलब देश के ट्रांसपोर्टेशन या फिर यातायात के व्यवस्था के लिए भी हम लोगों को खनिज पदार्थों का ऊपर निर्भरशील होना पड़ता है। और अगर आज आप मॉडर्न कम्युनिकेशन व्यवस्था, जिसको हम लोग योगायोग व्यवस्था कहते हैं,
ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, इंटरनेट बोलिए, टेलीफोन्स बोलिए, मोबाइल फ़ोन्स बोलिए, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप्स एक्सेट्रा, इन सब का निर्माण के लिए भी हम लोग खनिज पदार्थ के ऊपर ही निर्भरशील हैं। क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन्स में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मेटल से तैयार हैं। आपका टैबलेट में भी वही है, आपका लैपटॉप में भी वही है। हाँ, अगर आप टेलीफोन का वायर्स देखेंगे, उनमें भी हम लोग कॉपर इस्तेमाल करते हैं। तो सारी जो ये सब व्यवस्थाएं हैं, इन सारी योगायोग व्यवस्था या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हाँ हम लोग खनिज पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग सैटेलाइट्स के बारे में सोचेंगे, जिसके उपस्थिति के कारण ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी चालू रहता है, हाँ, जिस टेक्नोलॉजी को काम में लगा के अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो वो सैटेलाइट निर्माण, उसमें भी खनिज पदार्थ ही काम में लगते हैं। इसका अलावा अगर हम लोग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का बारे में सोचेंगे, जैसे सोचिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री। अब ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सीधा सोने का ऊपर डिपेंड करते हैं। सोना, फिर आपका सिल्वर मतलब रुपा, या फिर प्लैटिनम, या फिर डायमंड, ये सब प्रेशियस मेटल्स हैं। तो हाँ, हीरा मेटल नहीं है, वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो एक खनिज पदार्थ है। तो ये सब जो प्रेशियस मेटल्स हैं, प्रेशियस नॉन मेटल्स हैं, इसका ऊपर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में और पूरी विश्व में चलता है, दैट इज़ द ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री बिल्कुल ताला लग जाएगा अगर हमारे पास ये सब प्रेशियस मेटल्स नहीं रहेंगे तो। इसका अलावा यही सब मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि खनिज पदार्थों के इस्तेमाल हो चुका। तो हम एक बार इस्तेमालों को फिर से दोहराते हैं, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता नोट कर लीजिए। पहला, कोई भी इंडस्ट्री या फिर मशीन के निर्माण में खनिज पदार्थों की इस्तेमाल होता है। दूसरा, पावर जनरेशन सेक्टर, जिसका अभी हम नाम बोले इंडस्ट्री का, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो पावर उत्पादन करते हैं, जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो उसका उत्पादन कोयले से ही संभव होता है। तो मतलब खनिज पदार्थों से हम लोग पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा, हम लोग देखे हैं कि कोई भी निर्माण कार्य अपने घर में, कोई कॉलोनी में, निर्माण कार्य खनिज पदार्थों को छोड़ के संभव नहीं है। चौथा, राष्ट्र की सुरक्षा में जो शस्त्र हम लोग बनाते हैं, टैंक्स, गोलियाँ एक्सेट्रा, मिसाइल्स, वो सभी में खनिज पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब यातायात का व्यवस्था, हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब योगायोग की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं में हमको खनिज पदार्थों का ऊपर ही निर्भरशील होना पड़ता है। और लास्टली, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो प्रेशियस मेटल्स और प्रेशियस नॉन मेटल्स के ऊपर निर्भर होता है, वो है ज्वेलरी इंडस्ट्री, वो है ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो ये हो गया द यूजेस ऑफ मिनरल्स, द यूजेस ऑफ मिनरल्स। इसका बाद एक सवाल लिखिए, राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्लासिफाई मिनरल्स, क्लासिफाई मिनरल्स, ठीक है, क्लासिफाई मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थों कितनी तरह की होते हैं, उनको लेके हम लोग अभी थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। क्लासिफाई मिनरल्स, तो खनिज पदार्थों की जो क्लासिफिकेशन है, उनको अगर हम लोग माने उनका तरीक़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी तरीक़ों के खनिज पदार्थ हैं, उसको हम लोग दो भाग में बांट के समझेंगे। पहला भाग तो ये है कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब उनका जो चरित्र है, तो उस चरित्र को ऊपर बेस करके हम लोग खनिज पदार्थों को डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा, बेस्ड ऑन यूज़, बेस्ड ऑन यूज़ मतलब उसका व्यवहार का ऊपर निर्भर करके भी हम खनिज पदार्थों को अलग अलग तरीक़ों में, अलग अलग तरह में बांट सकते हैं। तो जैसे हम लिख देते हैं, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड बेस्ड ऑन यूज़, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ and based on use, based on properties and based on use। तो प्रॉपर्टी का ऊपर निर्भर करके खनिज पदार्थों को हम लोग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में उनका
भाग करते हैं। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, अगर हम लोग प्रॉपर्टी का ऊपर, उनका चरित्र के ऊपर निर्भर करके अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे तो उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक है मेटालिक मिनरल्स और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो जैसे मेटालिक जो मिनरल्स हैं, मेटालिक मतलब मेटल मतलब धातु, तो ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थों हैं जिनसे हमको धातुएं उपलब्ध होते हैं। जैसे सोचिए बॉक्साइट से हमको एल्युमिनियम उपलब्ध होता है, हेमाटाइट से हमको लोहा उपलब्ध होता है। तो ये सब जो खनिज पदार्थों हैं जिनसे धातुएं उपलब्ध होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे मेटालिक मिनरल्स। उसको बोलेंगे क्या? मेटालिक मिनरल्स। और दूसरा हो गया आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मतलब जो धातुओं नहीं है। जैसे सोचिए डायमंड, हीरा, ग्राफाइट, जो हमारे पेंसिल्स में रहते हैं, ग्राफाइट, हाँ, तो ये सब हो गया नॉन मेटालिक। तो मेटालिक मतलब धातु, नॉन मेटालिक मतलब जो धातु नहीं है। तो मेटालिक मिनरल्स मतलब जो खनिज पदार्थों से हमको मेटल्स मिलता है, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है, हेमाटाइट से लोहा मिलता है। और नॉन मेटालिक जैसे डायमंड, हीरा, ग्राफाइट जो पेंसिल में रहता है, तो ये हो गया आपका नॉन मेटालिक। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है जिसका ऊपर बेस करके हम लोग खनिज पदार्थों को भाग कर सकते हैं वो है बेस्ड ऑन यूज़। व्यवहार का ऊपर निर्भर करके हम लोग उनका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। तो हम लिख दे रहे हैं क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक। क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स वही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग किसे कहते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वही सब मिनरल्स हैं, वही सब खनिज पदार्थ हैं जो देश की अर्थनैतिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। और दूसरा हो गया आपका स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। स्ट्रैटेजिक मिनरल्स मतलब जो देश की सुरक्षा के काम में महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट इत्यादि इत्यादि। तो यूज़, व्यवहार का ऊपर निर्भर करके हम लोग खनिज पदार्थों को दो भागों में बांट चुके हैं। एक है क्रिटिकल, दूसरा है स्ट्रैटेजिक। क्रिटिकल मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, और स्ट्रैटेजिक मतलब जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसी के साथ हम लोग खनिज व्यवस्था की जो मतलब खनिज संपदों की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग डिस्कस किए। तो खनिज संपदों को, संसाधनों को हम लोग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी और बेस्ड ऑन यूज़, उसका ऊपर निर्भर करके हम लोग उसका क्लासिफिकेशन किए। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ मतलब चरित्र के ऊपर निर्भर करके उनको हम लोग मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक में बांटे हैं। मेटालिक मतलब धातु, नॉन मेटालिक मतलब जो धातु नहीं है। और बेस्ड ऑन यूज़, व्यवहार का ऊपर निर्भर करके क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक। क्रिटिकल मतलब जो अर्थव्यवस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है, और स्ट्रैटेजिक मतलब जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक को आज थोड़ा आलोचना में लाएंगे, वो है माइनिंग। अच्छा, अब माइनिंग मतलब खनन का प्रक्रिया, माइनिंग। हम लिख दे रहे हैं टॉपिक का नाम माइनिंग, MINING, माइनिंग। अच्छा, माइनिंग मतलब खनन का प्रक्रिया। तो अब देखिए, हाँ, खुदाई का प्रक्रिया। तो कोई भी ज़मीनी संपत्ति को अब देखिए जो खनिज पदार्थ है वो ऑब्वियसली ज़मीन का नीचे है, जैसे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम का जो ओर्स है, बॉक्साइट ओर, तो ये सब जो खनिज पदार्थों हैं ये ज़मीन का नीचे ही मिलता है। और इनको ज़मीन का नीचे से ऊपर लाने में हमको खनन कार्य करना है, मतलब खुदाई का काम करना है। लेकिन ये जो खुदाई का काम है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे हम लोग देखें कि बड़ी बांध निर्माण पर्यावरण के लिए हानिकारक है, एक उससे भी ज़्यादा हानिकारक है माइनिंग का प्रक्रिया, मतलब खुदाई का काम। तो उसको लेके हम लोग थोड़ा आलोचना को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए
आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द impacts of mining, discuss the impacts of mining on the environment, discuss the impacts of mining on the environment, discuss the impacts of mining on the environment। ठीक है, मतलब खनन कार्य का जो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव है उस प्रभाव को आलोचना कीजिए। यही है सवाल, ये एक 10 मार्क्स का 10 नंबर का सवाल हो सकता है। तो पहला जो इम्पैक्ट है माइनिंग का वो यही है कि डिफॉरेस्टेशन। तो जब भी खनन का कार्य शुरू होता है या फिर खुदाई का काम शुरू होता है तब भी उस इलाक़ों में जितना पेड़ पौधे हैं वो तो एक बहुत बड़ी इलाक़ों में होता है, तो उस इलाक़ों में जितना पेड़ पौधे हैं उसको एकदम सीधी तरीक़े से काट दिया जाता है। तो ये हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, मतलब हम लोग कोई सोच विचार नहीं करके जितना भी पेड़ पौधे थे उनको काट दिए। तो ये डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी ऑब्वियसली पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वन संपत्ति को विनष्ट करेंगे उसके साथ जो जीव वैचित्र है, वहाँ की जानवर, वहाँ की पेड़ पौधे, वहाँ की जो पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े, उनका जो वैचित्र, वो वैचित्र एकदम पूरी तरीके से वो विलुप्त हो जाता है। इन्वेस्टमेंट नहीं, एनवायरनमेंट, नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑन एनवायरनमेंट, हम लिख दे रहे हैं। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट है, इट्स एनवायरनमेंट। डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण। अच्छा, उसका बाद माइनिंग से एक और समस्या जो आसनसोल की चारों ओर होता है, ज़मीन का बैठ जाना, लैंड सब्सिडेंस, ज़मीन का बैठ जाना, आप लोग ज़रूर सुने होंगे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप ज़मीन का नीचे से खनिज पदार्थों को निकालते हैं तो ज़मीन का ऊपरी भाग को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ज़मीन का नीचे जो पदार्थ है वही तो ऊपरी भाग को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो ऊपरी भाग, अब ज़मीन का ऊपरी भाग में घर हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सड़कें हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, तो इसके दौरान ज़मीन का ऊपरी भाग में काफ़ी प्रेशर हो जाता है। लेकिन निचली भाग में जो पदार्थों, खनिज पदार्थ है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसके दौरान ऊपरी भाग बैठ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए, लैंड सब्सिडेंस, लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस मतलब ज़मीन का बैठ जाना। तीसरा समस्या जो माइनिंग से होती है वो है एसिड माइन ड्रेनेज। हम लिख रहे हैं, नोट कीजिए, एसिड माइन ड्रेनेज, एसिड माइन ड्रेनेज। ठीक है, एसिड माइन ड्रेनेज मतलब, अब देखिए, जब भी हम लोग माइनिंग का एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब खुदाई का काम करते हैं, ज़मीन का निचली भाग से मिनरल्स को हम लोग उठा के ले आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सल्फ़र कंटेनिंग मिनरल्स रहते हैं, सल्फ़र। हाँ, तो वही सल्फ़र जब मतलब बहुत सारे अणुजीव के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, वायु के ऑक्सीजन में कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, तो उस सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन होता है। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग ज़मीन का निचली भाग से पदार्थों को ऊपर लाएंगे, खनिज पदार्थों को, तो उनमें बहुत सारे सल्फ़र कंटेनिंग खनिज पदार्थ रहते हैं, सल्फ़र कंटेनिंग, जिसमें सल्फ़र रहते हैं। तो इस सल्फ़र कंटेनिंग पदार्थों के ऊपर बहुत सारी अणुजीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से वो सल्फ़र कंटेनिंग पदार्थ आहिस्ता आहिस्ता सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरित हो जाता है। तो यही एसिड एक खनी इलाकों से, एक कोलियरी इलाकों से बाहर आके वहाँ का जो पानी में घुल जाता है, तो वो नदी में घुल सकता है, वो तालाब में घुल सकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का नीचे जा सकता है, नीचे जाके ज़मीन का निचली भाग में जो पानी है उस पानी को प्रदूषित करता है। तो इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एसिड माइन ड्रेनेज। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, एसिड माइन ड्रेनेज। तो एसिड माइन ड्रेनेज के दौरान ये सब
मतलब कोलियरीज से, ये सब खनन स्थल से वहाँ की जल का प्रदूषण, वहाँ सरफेस वाटर का प्रदूषण हो सकता है, ग्राउंड वाटर का प्रदूषण, दोनों तरह की प्रदूषण संभव है। इसका अलावा जब भी कोई माइनिंग ऑपरेशन चालू रहता है, मतलब खुदाई का काम चालू रहता है, खनन का प्रक्रिया चालू रहता है, बहुत सारा वायु का प्रदूषण होता है। आप लोग ज़रूर देखे होंगे कि हमारे आसनसोल में, आसनसोल के चारों ओर इतनी सारी कोलियरी हैं, इतना कोयला का खदान है, तो उन खदानों से काफ़ी वायु का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता रहता है। कोयला का छोटा छोटा डस्ट उड़ता है, इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ घुसते हैं निकलते हैं, कोयला का लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो उससे भी काफ़ी प्रदूषण होता है। तो वायु का प्रदूषण खनन कार्य के साथ बिल्कुल एकदम सीधी तरीक़े से कनेक्टेड है। और इसका साथ वहाँ जो मतलब शब्द नॉइज़ होता है, इतना सारी मशीनें चलते हैं, तो वो जो मशीन चलेंगे वो बहुत आवाज़ पैदा करते हैं, उससे भी शब्द का, नॉइज़ का पोल्यूशन, शब्द प्रदूषण होते हैं, ध्वनि दूषण होता है। और लास्टली वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, जो कोलियरी में काम करते हैं, हाँ, तो उनका भी स्वास्थ्य का ऊपर एक ख़राब प्रभाव गिरता है। जैसे कोयला का जो डस्ट है, वो डस्ट उनका शरीर में घुस जाता है, उनका फेफड़ों में पहुंच जाता है, फिर उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, अंदर इन्फेक्शंस होते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये सब समस्याओं वहाँ के जो श्रमिक हैं, उन श्रमिक, वहाँ के जो लेबरर्स हैं, जो माइनर्स हैं, उनका ऊपर अवश्य गिरता है। तो हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि खनन कार्य पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है। पहला तो वहाँ का वन संपद विनष्ट होता है, उनका साथ वहाँ का जीव वैचित्र विनष्ट होता है। दूसरा, ज़मीन बैठ जाता है, क्योंकि हम लोग ज़मीन का नीचे से खनिज पदार्थ को निकाल लेते हैं, ज़मीन का ऊपरी भाग को सपोर्ट नहीं मिलता है, उसका संतुलन विनष्ट होता है। और फिर एसिड माइन ड्रेनेज के दौरान ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों प्रदूषित होता है। फिर वायु का प्रदूषण होता है, ध्वनि का प्रदूषण होता है, और जो वहाँ काम करते हैं उनका स्वास्थ्य भी विघ्नित होता है। तो यही सब पॉइंट्स आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास को कंप्लीट करते हैं। कुछ ही देर में, मोटा मोटी सोचिए आधा घंटा में, हम इस आज का क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल में दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा लेक्चर को एक बार आप लोग फिर से सुन पाएंगे। और उस जो लिंक हम दिए, उस लिंक को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसी का साथ आज का क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर अगले संडे में मुलाकात होगी, ठीक है। गुड बाय।